मैंने हैरत से फकीरे की तरफ देखा। क्या? मगर मैंने आज तक कभी कोई कब्र नहीं खोदी। फकीरा ज़ोर से हंसा। झूठ बोलता है तू। हम सब हर वक्त किसी न किसी की कब्र खोद रहे होते हैं। फिक्र न कर, मैं तुझे सब सिखा दूंगा। मेहनत से जी तो नहीं चुराएगा? मैंने धीरे से जवाब दिया। अब मेरे पास चुराने के लिए कुछ नहीं है, जी भी नहीं। फकीरी ने सुनी अनसुनी कर दी। ठीक है फिर आजा। और हाँ, तूने ये कपड़े कैसे पहन रखे हैं? लगता है किसी गोरे अंग्रेज की कब्र चुरा कर लाया है, या फिर लंडे बाजार का माल है। गोरखन ऐसे कपड़े नहीं पहनते। चल, क्या याद करेगा? मैं तुझे अपना एक जोड़ा दे दूंगा। कपड़े बदल कर आराम कर ले, सुबह बड़ा काम करना है। हम दोनों दोबारा फकीरे की झोंपड़ी में दाखिल हो गए। फकीरे ने किसी कोने में पड़े एक बड़े ट्रंक से एक बिस्तर नमा गदेला और एक चादर निकालकर मेरे हवाले कर दी। यही एक तरफ अपना बिस्तरा डाल ले, और मैं रात को ज़रा देर से सोता हूँ। तेरी आंख लगे तो भले सो जाना। फकीरे ने अपनी जेब से एक मखसूस ब्रांड की बैटरी टटोली और अपनी चारपाई के तकिए के नीचे से एक प्रे निकाली और कागज़ में लिपटी बहुत सर्दी सी भूरी रंग की रानमा तितलियों में से एक चुनकर उसे अपनी हथेली पर रखकर रगड़ने लगा। और कुछ ही देर में वो इस पुतली की एक छोटी सी गोली बनाने में कामयाब हो गया। फिर उसने वो गोली बेरी के तंबाकू में शामिल करके बीड़ी दोबारा जोड़कर सुलगाई। झोंपड़ी में एक अजीब सी नागवार बू फैल गई। फकीर ने ज़ोरदार तीसरा कश लगाया और धुआं फिजा में फैलाकर बोला, कभी चर्च पी है अकबरिया? मैंने नफ़ी में सर हिलाया। वो ज़ोर से हंसा। अच्छा है, ना पिया कर, खून भी जलाकर पी जाती है ये कम वक्त। पर मेरा इसके बिना गुजारा नहीं। कब्रिस्तान की रातें बड़ी काली और लंबी होती हैं। सच बताऊं तो नौजवानी में मुझे यहाँ अकेले रहते हुए बड़ा डर लगता था। बस इन्हीं दिनों में यह लत लग गई। फकीरा सारी रात न जाने क्या कुछ बुरबुराता रहा और मैं चुपचाप उसकी राम कहानी सुनता रहा। शायद उसे बहुत दिनों के बाद कोई सुनाने वाला मिला था। फिर न जाने रात के किस पहर उसकी आंख लग गई। जब तक वो बोलता रहा मेरा ध्यान बटा रहा, मगर खामोशी होते ही मेरे अंदर छुपे कि असेब और अफरीत मुझे सालम निगलने के लिए अंधेरे में मेरे सामने आ खड़े हुए। मुझे घर छोड़े हुए महीना भर होने को आया था। अब तक तो उन्होंने थकार कर मेरी खोज ख़त्म कर दी होगी। वहाँ न्यूयॉर्क में आईनी के तमाम टेस्ट हो चुके होंगे और शायद आजकल में उसका ऑपरेशन भी होने वाला होगा। वो मुझे ऐन वक्त पर वहाँ ना पाकर कितनी मायूस हुई होगी, मगर ये मायूसी यकीनन इस मायूसी से कहीं कम होगी जो आंखें मिलाने के बाद उसे मुझे देखकर होती। अदनान ने ज़रूर उसे समझाया बुझाकर ऑपरेशन पर राज़ी कर लिया होगा। कितनी खुश होगी वो जब पहली बार सालों बाद इस दुनिया के रंगों को अपनी खूबसूरत आँखों से देखेगी। सारी रात बाहर कब्रिस्तान के वीराने से गीदड़ और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आती रही और फकीरा बेसद परा खराटे लेता रहा। वहाँ मेरे आसपास सभी तो सो रहे थे, कुछ अपनी अपनी कब्रों में और फकीरा अपनी चारपाई पर। बस एक मैं ही था जिसे नींद नहीं आ रही थी। सुबह हुई तो फकीरा अपने औजार उठाकर मेरे साथ कुटिया से बाहर निकल आया। उसने आसपास फिरकर नई कब्र के लिए जगह मुंतखब की और फिर किसी बुरे गिद्ध की तरह कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे पर नज़रें जमा कर बैठ गया। घंटे भर बाद ही कुछ गमज़दा से लोग कब्रिस्तान में दाखिल हुए और फकीरे को नई कब्र का बयाना पकड़ा गए। फकीरे ने उनके जाते खुशी से नारा लगाया, वाह भाई अकबरिया, तू तो मेरे लिए बड़ा खुशबख्त साबित हुआ है। पता है 2 दिन से फारिग बैठा था मैं, कोई मरकर ही नहीं दे रहा था सारी बस्ती में। चला आजा, शाबाश, हमें घंटे भर में कब्र तैयार करनी होगी। वो लोग दोपहर की नमाज के बाद आ जाएंगे। मैं किसी मामूल की तरह
काम में जुट गया। फकीर अपने काम का माहिर था। जल्दी ही इसने 6 फीट गहरी कब्र खोदकर मगरब की जानब लहर तैयार कर ली। साथ साथ वो मुझसे मिट्टी हटवाता जाता और कब्र की तैयारी के आजमूद नुस्खे भी बताता जा रहा था। मेरा जिस्म पसीने से शराबूर हो चुका था। मैंने दुबई के इब्तदाई अयाम में इसे कहीं ज़्यादा सख्त मजदूरी की थी, मगर दरमियानी अरसे में मशक्क़त की आदत मुझसे छूट गई थी। लेकिन मैं फ़कीरे के साथ जुटा रहा। मैं खुद को इस कदर थका देना चाहता था कि मेरे जिस्म की टूटती रगों से मेरा माजी की यादें समेत मेरी जान भी कतरा कतरा बह कर निकल जाए। ज़ोहर की नमाज के बाद जनाजा आ गया। महरूम के वारिस ने रोते धोते अफसरदा और सोगवार माहौल में लाश को कब्र में उतारा और साहब ने मिट्टी डालने का फरीज़ा सार अंजाम दिया। फ़कीरा इस तमाम अरसे में एक जानब लातल्लक सा बैठा बेरियाँ फूंकता रहा, मगर ये रात वाली ख़ास बेरी नहीं थी। मैं भी इसके करीब जाकर बैठ गया। फ़कीर ने मुझे कोहनी मारी, अभी देखना कुछ देर में इन रोने धोने वालों में से सिगरेट पीने वाले धीरे धीरे एक जानब सिरकना शुरू हो जाएंगे और एक दो की टोलियों में खड़े होकर सिगरेट बेरी फूंकेंगे और अपने कारोबार की बातें शुरू कर देंगे। और फिर कुछ देर में वाकई ऐसा ही हुआ। मैंने हैरत से फ़कीरे की तरफ देखा। वो मुस्कुराया। सालों से देख रहा हूँ ये ड्रामा। सिगरेट ऐसी बला है जो मौत भी बुला देती है। और तुझे अब क्या बताऊँ अकबरिया, मैंने तो यहाँ जनाजे पर भी नशे में धुत लोगों को आते देखा है। कम वक्त कहीं बैठे पी रहे होते हैं कि किसी अपने की मौत का पैगाम आ जाता है। बागे दौरे कब्रिस्तान तो पहुँच जाते हैं आखिरी मुंह दिखाई के लिए, मगर कदम ज़मीन पर नहीं पड़ते ठीक तरह। मैंने फ़कीरे के हाथ में पकड़ी बीड़ी गौर से देखी। तुम भी तो सारा दिन ये धुआं अंदर उंडालते रहते हो। मैंने सुना है इससे कैंसर हो जाता है। फ़कीरे ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर काबू पाया। तू भी इन जाहलों की बातों पर यकीन करता है अकबर? मेरी उम्र 60 साल से ऊपर की है। 15 साल की उम्र में मैंने पहला कश लगाया था। यकीन कर, आज तक कभी ज़ुकाम भी नहीं हुआ मुझे, जाके मैंने इसी कब्रिस्तान में अपने हाथों से ऐसे 30-35 साल के जवान मुर्दे भी दफनाए हैं जिन्होंने उम्र भर कभी तंबाकू को हाथ भी नहीं लगाया था। और उनके साथ आने वाले इसी बात पर हैरान थे कि ना सिगरेट पीता था ना शराब, फिर अचानक ही कैसे गुजर गया। अब बोल, क्या बोलता है? तेरे हिसाब से तू मुझे कब का कैंसर से मर जाना चाहिए था। मैं लाजवाब हो गया। तो फिर ये हर सिगरेट और बीड़ी के पत्ते पर मौत का डर वो क्यों लिख देते हैं? फ़कीर ने दबा दबा सा कहका लगाया ताकि उसके आवाज़ कब्र पर मिट्टी डालते वर्षा तक न पहुँचे। मुझे तो ये भी कुछ बड़ों की दुकानदारी लगती है अकबरिया। यह क्या बात हुई भला? जहर तो फिर बेचते क्यों हैं खुले बाज़ार में? बंद कर दें फ़रोख्त तंबाकू की। महरूम के वरासा दुआ से फारग होकर धीरे धीरे पलट रहे थे। कब्र पर अतर, केवर और गुलाब की पत्तियों का छिड़काव कर दिया गया था। फ़कीर ने जाते हुए लोगों को देखा। अब कुछ दिन तक इस कब्र के ऊपर बड़ी रौनक रहेगी। रोज़ाना कुछ लोग आएंगे, फिर धीरे धीरे वीरानी छा जाएगी। सब अपनी अपनी दुनियादारी में उलझकर यहाँ सोए शख्स को भूल जाएंगे। हमेशा ऐसा ही होता है अकबरिया। शाम ढलने से कुछ देर कबल फ़कीरा बाज़ार से लौटा तो उसके हाथ में खाने पीने का बहुत सारा सामान और ताज़ा बीड़ी के कुछ बंडल थे। इसने कुछ रुपए मेरे हाथ पर रख दिए। ये ले, ये तेरी मजदूरी का हिस्सा है। आधे पैसों का मैं सामान ले आया हूँ। मैंने वो रुपये दोबारा फ़कीरे के हथेली पर रख दिए। ये तुम ही रखो, अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। फ़कीरे ने हैरत से मेरी तरफ देखा और फिर ज़ोर से हंस पड़ा। तू भी पूरा मलंग है। चल ठीक है, मेरे पास ही जमा रहने दे। रात डली तो बाहर कब्रिस्तान में कुछ फासले पर अजीब सी जंतर मंतर पड़ने की आवाज़ें आने लगी।
मैं घबरा कर उठ बैठा। फकीरा झोंपड़ी के बाहर बैठा बीड़ी फूंक रहा था। ये आवाज़ें कैसी हैं? फकीरे ने हस्बे आदत बिला वजह कहकर लगाया। कोई आमल किसी जनानी को बेवकूफ़ बनाने के लिए मंत्र पढ़ रहा है। मैंने दूर अंधेरे में देखा तो वाकई कुछ जाली पीर नुमा शख्स चोगा पहने 2-3 औरतों समेत एक कब्र के गिर्द बैठा हुआ आग जलाए कुछ बुरबुरा रहा था। ये सब क्या है फकीरे? ये औरत अपने शोहर के जुल्म से परेशान है और अपनी शौकन को इसी कब्रस्तान में पहुंचाना चाहती है। लिहाजा उसने अपनी माँ और बहन के साथ मिलकर इस अमल को काले अमल के लिए रकम दी है। ये बेवकूफ़ औरतें घर से छुप कर यहाँ आई हैं और रात भर में अच्छी खासी रकम इस डोंगी को पकड़ा कर वापस चल देंगी। मैंने हैरत से फकीरे को देखा। मगर तुम अपने कब्रस्तान में ये ड्रामेबाजी क्यों होने दे रहे हो? वही अकबरिया, तू वाकई बड़ा बोला है। जले ये अमल मुझसे पहले ही सौदा कर चुका है। आधे पैसे मेरी जेब में आएंगे। कभी कभी तो इन झूठे आमलों के कहने पर मैं खुद ही किसी पुरानी कब्र में लेट जाता हूँ और इनके अमल के बीच में मुंह से ड्रोनी आवाज़ें निकालता हूँ ताकि बाहर बैठे लोग अपने पीर साहब की करामत का यकीन कर लें। याद रख अकबरिया, कब्रस्तान में जो भी धंधा होता है इसका आधा हिस्सा कब्रस्तान के रखवाले और गोरखन को जाता है। मैं हैरत से मुंह खोले फकीरे की बातें सुन रहा था। मैं तो जीते जागते इंसानों की दुनिया के फंदों और मकरू फ़रेब के जालों को रो रहा था। मुझे क्या पता था कि यहाँ मुर्दों की बस्ती के बखेरे जिंदों से भी नराले हैं। इस रात फकीरे ने मुझे ये भी बताया कि पुरानी और खाली कब्रें बाकायदा नशाबाज और जवारियों को किराए पर दी जाती हैं ताकि वो रात भर अपना शुगल इत्मीनान से जारी रख सके। इलाका हवलदार भी इस सब मिलने के बाद यहाँ का रुख नहीं करता। जाली आमल और पीर अपने नए ग्राहकों पर असर और रोक डालने के लिए पहली मुलाकात में ही उन्हें अपने डेरे से सीधा फकीरे के कब्रस्तान भेज देते हैं कि जाकर फ़लाँ कब्रस्तान की फ़लाँ कब्र के सराहने खुदाई करो। तुम्हारे खिलाफ दबाया गया तवीज़ या सिफली अमली वही मिलेगा। ज़रूरतमंद बेचारा बागा बागा कब्रस्तान आता है जहाँ फकीरा पहले से किसी का काली मुर्गी का सर, सड़े हुए अंडे या किसी बकरे की सिरी दबा चुका होता है। साहिल अपने आमिल की करामत का भरपूर नज़ारा देखकर अपनी उम्र भर की पूंजी आमिल पर लुटा देता है और फकीरे का हिस्सा उससे मिल जाता है। मैं दिन भर बैठा हैरत से फकीरे की बातें सुनता रहा। रजाए जहाँ दिगर का मतलब मुझे अब समझ आ रहा था। मेरा दिन तो इन सब रोज़मर्रा की मुसरिफात में गुजर जाता था और मैं खुद को शदीद हद तक थकाने के लिए फकीरे के हिस्से का काम भी खुद करने लगा था, मगर रात काटे नहीं करती थी। अचानक ही किसी पहर वो मेरी आँख के दरीचे खोलकर मेरे दिल के आंगन में आकर बैठ जाती। मैं लाख खुद को छुपाता, अपनी आंखें मीच लेता, मगर वो मुझसे हम कलाम रहती। मुझे अपने शब रोज़ बताती। मेरी कराहत उंगलियों और कुडल और बेल चलाने से खुद और खुरदरे छाले बड़े हाथों अपनी आंखों से लगाती और मुझसे शिकवा करती कि मैं उसे तन्हा छोड़कर क्यों चला गया हूँ। फिर मैं घबरा कर उठ बैठता और झोंपड़ी से बाहर निकलकर सारी रात तारे गिनता रहता। एक ही ऐसी रात फकीरा भी मेरी आहट पर बाहर आ गया। क्या बात है अकबरिया, तू सोता क्यों नहीं है? कोई परेशानी है तो मुझे बता। जवान जहाँ बंदा है तू, कहीं कोई इश्क विश्क तो नहीं हो गया तुझे? मैं मुस्कुरा दिया। क्यों, क्या वो सारे जो रातों को जागते हैं उन सबको इश्क की बीमारी होती है क्या? फकीरा भी हंस पड़ा। हाँ, अपना तजर्बा तो यही कहता है कि जवानी के ये रुत जागे इश्क का नतीजा होते हैं। तू शादी क्यों नहीं कर लेता? कब तक यूँ अकेला दर बदर खुआर होता रहेगा? और अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं कि तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की फकीरे, तो फिर फकीरे ने एक लंबी सी सर्द आह भरी। अरे नहीं यार, ये जनानियाँ बड़ी मतलबी होती हैं, इनसे बंदा दूर ही रहे तो अच्छा है। मैंने दुनिया में आज तक जितने मसले देखे हैं
वो इन्हीं की वजह से हैं। अच्छा खासा मर्द इनके चक्कर में न दीन का रहता है न दुनिया का। मैंने गौर से अफसरदा फ़कीरे को देखा। फिर तो मेरा शक 16 आने सच्चा कि तुमने भी कभी किसी से भरपूर इश्क किया फ़कीरे, वरना यूं कमज़ादा ना बैठे होते। फ़कीरी ने ताज़ा बीड़ी सुलगाई। क्यों दिल कुशोरी करता है अकबरिया? हाँ, थी जवानी में कोई, यही कब्रिस्तान में मुलाकात हुई थी। जवानी में ही बेवा हो गई थी। मैंने इस पर बड़ा खर्चा किया, हर मुश्किल वक्त में सहारा दिया, पर जैसे ही उसे मुझसे बेहतर बंदा मिला, 2 बोल निकाह के परवाह कर जाने कहाँ चली गई। पलट कर पूछा भी नहीं मुझसे। बस उसी दिन मेरा इन औरतों पर से एतबार उठ गया है। मेरी बात कान खोल कर सुन ले अकबरिया, ये जनानियाँ किसी की नहीं होती, कभी इनके चक्कर में न पड़ना। मैं उसे क्या बताता कि यह वारदात मुझ पर जाने कितनी मर्तबा बीत चुकी है। अगली रात दूर किसी कब्र के सराने रोने की आवाज़ें आने लगी। अगरचे मैं इन बातों का बहुत हद तक आदी हो चुका था, मगर आवाज़ में इतना दर्द था कि मुझसे रहा नहीं गया। मैं कुटिया से बाहर निकलने लगा तो फ़कीर ने मुझे आवाज़ देकर रोक लिया। बाहर ना जा अकबरिया, कुछ दिखारी कब्र पर चिल्ले काटने आई है औलाद के लिए। मैंने हैरत से फ़कीरे को देखा, मगर कब्र पर चिल्ला काटने से बेऔलादी कैसे दूर हो सकती है? फ़कीर ने झुंझला कर कहा, तू समझता क्यों नहीं है? ये सारे कमज़ोर अकीदे के लोग हैं। मैंने तो यहाँ औरतों को औलाद की ख्वाहिश में किसी नामौलूद बच्चे की कब्र पर नहाने का नुस्खा लेकर आते भी देखा है। वह जो हो रहा है उसे होने दे। हम उनको यहाँ आने से रोकेंगे तो ये किसी और कब्रिस्तान में चले जाएंगे। तो चुप कर सो जा। मैंने सर ज़मीन पर टिके लिया, मगर मेरा ध्यान अभी बाहर था। फ़कीरे, क्या तुमने कभी कोई अच्छी बात नहीं देखी इसी कब्रिस्तान में? हाँ, बिल्कुल देखी है। एक बार किसी अल्लाह वाले को दफना गए थे लोग यहाँ। पूरे 40 दिन इस कब्र से ताज़ा गुलाब की खुशबू आती रही, और कभी कभी तो रात के अंधेरे में मुझे वो कब्र भी नूरानी महसूस होती थी, जैसे रोशनी निकल रही हो अंदर से। अलबत्ता गुनहगारों की कब्र से अजाब की आवाज़ें भी सुनाई दे दी जाती। कभी कभार देखा कब्र में जाने के बाद बंदे का राब्ता डायरेक्ट उसके रब के साथ हो जाता है। फिर मेरे तेरे जैसे गुनहगार इंसानों को इन मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। सो जा चुप करके। कल सुबह फजर के बाद ही एक कब्र खोदनी है, तगड़ी रकम मिलेगी इंशाल्लाह। अगले रोज़ फ़कीरा कहीं से अखबार उठा लाया। चल भाई अकबरिया, मुंडिया देखने चलते हैं। मैंने चूँकर उसे देखा। मुंडा वाह? हाँ यार, वो क्या कहते हैं, सिनेमा देखें, बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर लगी है बाज़ार वाले सिनेमे में। मैंने अखबार पर नज़र दौड़ाई तो मेरे हाथ कहाँ से गए। लुबना की फ़िल्म रिलीज़ हो चुकी थी और सुपरहिट होकर सिल्वर जुबली मनाने को आई थी। मैं बहुत देर तक फिल्म की खबरें पढ़ता रहा। लुबना और शाहपारा के कैरियर की बेहतरीन फिल्म करार दे दिया जा रहा था। उसे शाहपारा के इंटरव्यू भी छपा था, जिसमें उसने खुलकर मुझे याद किया था और कहा था कि परिजाद ना होता तो यह फिल्म कभी बन ही ना पाती। उसने मेरे लिए पैगाम भी छोड़ा था कि मैं जहाँ कहीं भी हूँ ये जान लूँ कि शाहपारा का ख्वाब पूरा हो गया है, और इसने परिजाद को अपने ख्वाब गिरा अपना सबसे बड़ा मोशन करार दिया। मैं एकदम बहुत उदास हो गया। मैंने फ़कीरे को अकेले फ़िल्म देखने के लिए भेज दिया। फिल्में वो लोग देखते हैं जो ख्वाब देखना जानते हैं। वो अपने किसी ख्वाब को सिनेमा के पर्दे पर जीता जागता देखना चाहते हैं, मगर मेरा तो कोई ख्वाब ही नहीं बचा था। सब सपने टूटकर रेज़ा रेज़ा हो चुके थे। मैं भला अब इस काबिल ही कहाँ था कि कोई ख्वाब देख सकता। फ़कीरे के जाने के बाद मैंने सारी अखबार को दोबारा गौर से देखा। मुझे घर छोड़े हुए 6 माह से ज़्यादा हो चुके थे, मगर अखबार को देखकर लगता था जैसे कल की बात हो। वही बिजनेस और कारोबारी खबरें, वही झगड़े फसाद की बातें, वही शादी ब्याह तकरीबात, वही दुनिया फतेह कर लेने के दावे। कुछ भी तो नहीं बदला था। हम इंसान कितने बोले होते हैं, जो ये सोच लिए बैठे होते हैं कि
हमारे जाते ही सब कुछ रुक जाएगा या बदल जाएगा, मगर कुछ नहीं रुकता, कुछ नहीं बदलता, सब कुछ वैसा ही रहता है। बस हम नहीं होते, वो हमारा होना या ना होना सब बराबर है। तो फिर इस ना होने के बराबर होने का इतना गम क्यों, इतना घमंड किस लिए? मुझे फिर इस दुश्मन जान का ख्याल सताने लगा। अब तक तो इसकी बिनाई वापस आ चुकी होगी, जाने वो वापस आने के बाद मुझे याद भी करती होगी कि नहीं। मैं आते वक्त दफ्तर और घर से अपनी हर मुमकिन तस्वीर जलाकर वहाँ से निकला था, ताकि जब कभी आईनी वापस आए तो उसे मेरी कोई भी मूर्त दिखाई न दे जाए। वैसे भी मैं शुरू से ही तस्वीर खिंचवाने से गुरेज करता था। वो एक बार तो ज़रूर मेरे घर या दफ्तर आई होगी, उसकी आंखों ने मुझे भी वहाँ खोजा भी ज़रूर होगा। कैसी दिखती होगी इसकी वो खोजती हुई आंखें। उसकी नाज़रीन ने मेरे दफ्तर और घर के नरम कलीन पर अपने नाजुक कदम रखते हुए मेरी ज़ेर इस्तेमाल चीज़ों को छुआ भी ज़रूर होगा। फिर वो अदनान के शाने पर सर रखकर बहुत देर रोती रही होगी, मगर अदनान ने उसे संभाल लिया होगा। उसकी कोमल जबीन को अदनान का शाना ही जचता था। मेरी इस बेवक्त ज़िंदगी के लिए तो बस इतना ही काफ़ी था कि मैं किसी तौर उसकी यादों में ज़िंदा रहूं। मैं तुम्हारे ही दम से ज़िंदा हूँ, मर ही जाऊँ जो तुमसे फुर्सत हो। मगर मुझे जैसे कम नसीबों को मरने की फुर्सत भी कहाँ मैसर थी। दिन हफ्ते महीनों में बदलते गए, और फिर एक दिन फ़कीरा सुबह सवेरे किसी काम से बाज़ार गया तो शाम तक वापस न लौटा। मैंने झोंपड़ी के बाहर बैठा इसका इंतज़ार कर रहा था कि अचानक पुलिस की पुरानी व्हील्स जीप कब्रिस्तान में दाखिल हुई और मेरे करीब आकर रुक गई। खाकी रंग की जीप से 2 सिपाही नीचे उतरे और उनमें से एक ने हस्बी आदत कर मुझसे पूछा, अकबर तेरा ही नाम है? मैं खड़ा हो गया। हाँ, सब खैर तो है? खैर तो नहीं है, तेरे साथे फ़कीरे पर साथ वाले छोटे कब्रिस्तान के गोरखन सलामिन और इसके दोस्त ने हमला कर दिया है। इसकी हालत ठीक नहीं है, जल्दी चल, वो तुझसे मिलना चाहता है। मैं बौखलाया सा उनके साथ जीप में बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी। पुलिस वालों की आपस में बातचीत से मुझे पता चला कि इन दोनों के बहुत पुरानी टसल चल रही थी कि कब्रिस्तान की हदबंदी पर राज फ़कीरा सलामे और उसके साथियों के हत्या चल ही गया। हम अस्पताल पहुंचे तो फ़कीरा आखिरी सांस ले रहा था। उसने मेरा हाथ थाम लिया। देख ले अकबरिया, कब्रिस्तान के धंधे ने कब्र तक पहुंचा दिया, पर तू ऐसी गलती ना करी। बंदा जितनी भी हदें बंद कर ले, उसकी आखिरी हद उसकी कब्र ही होती है। फ़कीरा धीरे धीरे फिर से गुमनामी में चला गया और फिर दोबारा कभी होश की दुनिया में वापस नहीं आया। सलामा और उसके साथी कातिल उम्र के जुर्म में पकड़े गए और सरकारी वकील ने अदालत के ज़रिए सूली तक पहुँचाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया। फ़कीरे को उसी की जागीर कब्रिस्तान की एक छोटी सी कब्र में उतार दिया गया। मेरा जी उच्च हो गया और फ़कीरे के 40 के बाद मैंने अपनी पोटली उठाई और स्टेशन से पहली गाड़ी पकड़ ली। फिर से वही सफ़र और वही अनजान रास्ते, मगर मेरी हालत दिन ब दिन अबतर होती जा रही थी। जाड़े का असर था या फिर मुसलसल बरसात का, मगर मेरा बदन तपने लगा और फिर शायद तेज़ बुखार ने मुझे आ घेरा। मजबूरन मुझे एक छोटे से वीरान स्टेशन पर उतरना पड़ा। फ़कीरा मुझे मलंग कहकर छेड़ता था, मगर अब मेरा हुलिया और मेरी ज़ाहरी हालत वाकई किसी मलंग से भी बदतर थी। रात डल रही थी और स्टेशन वीरान पड़ा हुआ था। मुझे शदीद सर्दी लग रही थी, लिहाजा मैंने अपनी पुरानी चादर की बुक्कल मार खुद को अच्छी तरह लपेट लिया। दूर चाय के ठेले पर गर्म गर्म चाय बन रही थी। ठेले पर बदनमाज सी लिखाई में लिखा हुआ था, खानू की चाय, हर गम भगाए। ठेले वाले ने मुझे ठठराते हुए देखा तो एक कप चाय लेकर मेरे करीब आ गए। चाय पियोगे? मैंने इनकार किया, नहीं, मुझे मतलब तलब नहीं। ठेले वाले ने हैरत से मेरी तरफ देखा। अजीब बकारी हो भाई, मैं खुद अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, तुझसे पैसे नहीं मांग रहा खानू। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। बेकारी? हाँ ठीक कहा तूने, मैं बेकारी ही हूँ, बहुत भीख मांगी है,
میں نے ساری زندگی، پر کچھ نہیں ملا، اب کچھ چاہیے بھی نہیں۔ جاؤ، مجھے تنگ مت کرو۔ خانو جان نے میری ڈانٹ کو کیا سمجھا کہ اس کا لہجہ ایک دم عاجزانہ ہو گیا۔ معاف کرنا سائیں، تم تو کوئی اللہ لوک ہو، مجھ سے گستاخی ہوگی۔ میں نے اسے جار دیا۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، میں کوئی سائیں نہیں ہوں، اکیلا چھوڑ دو مجھے۔ خانو نے جاتے جاتے بھی 3 بار مڑ کر مجھے دیکھا۔ میں نے تھک کر ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا دی، جس کے تنے کے ارد پکی اینٹوں اور سیمنٹ کا چبارہ اٹھا کر ایک گول پلیٹ فارم سا بنا دیا گیا تھا۔ پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب مکمل بے سدھ ہو کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا، اور پھر جب میری آنکھ کھلی تو سورج کی تیز کرنوں نے میری آنکھیں چندیائی دی۔ میرے ارد گرد لوگوں کی بھیڑ اکٹھی تھی، وہ سب آپس میں نہ جانے کیا سرگوشیاں کر رہے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر خانو نے سب کو ڈان کر ایک طرف سمیٹا۔ چلو بابا، کیا بھیڑ لگا رکھی ہے؟ جوگی بابا کو ہوش آ گیا ہے، شاید لمبے مراقبے میں چلے گئے تھے۔ میں نے چونک کر آس پاس کھڑے لوگوں کو دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔